मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 7 जुलाई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उसके साथ स्टैटिक जीके और प्लस फैक्ट आपको दिया जाएगा। यह सेशन रोज़ सुबह 6 बजे होता है दोस्तों और सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बेहतरीन तरीके से दोस्तों इस पे तैयारी कराया जाता है, सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। तो अब ये सेशन डेली 6 बजे देखा करिए दोस्तों। तो मंथली भी करंट अफेयर आता है तो मंथली भी आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो सबसे पहली बात है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा यह हमें जानना है। कहाँ पर दोस्तों? गोवा में। तो इसका राइट आंसर गोवा होगा। दोस्तों ये कौन सा संस्करण है, आपसे पूछा जा सकता है यह कौन सा संस्करण है, तो बता देंगे दोस्तों यह 52वां संस्करण है, 52 सेकंड, यानी कि 52nd ये आपका संस्करण है दोस्तों। कहाँ पे होगा? गोवा में होगा। दोस्तों याद रखेंगे, यह बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में, यह हमेशा पूछा जाने वाला है। दोस्तों जो आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो उसका आप फुल फॉर्म या उसका जो शॉर्ट फॉर्म है आप याद कर लेंगे, IFFI। इस तरह लिख कर आएगा तो आप समझ जाएंगे कि IFFI का मतलब हो गया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि 52वां संस्करण हुआ है दोस्तों। 20 से 28 नवंबर तक, अभी हुआ नहीं तो होगा, 20 से 28 नवंबर के बीच होगा। कहाँ पे होगा? 2021 में 20 से 28 नवंबर के बीच में गोवा में होगा दोस्तों। गोवा में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों ये किस लिए मनाया जाता है, बता सकते हैं किस लिए मनाया जाता है? तो बता देंगे दोस्तों, यह मनाया जाता है सत्यजीत रे, जो भारतीय सिनेमा के लीजेंड हैं, श्री सत्यजीत रे के जन्म शताब्दी के अवसर पर इस वर्ष को मनाया जाता है दोस्तों, IFFI द्वारा, यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल द्वारा दोस्तों। तो सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स की शुरुआत की थी। तो जो अच्छा परफॉर्मेंस किया करता है उसको यह अवार्ड दिया जाता है दोस्तों। दोस्तों यह जो है इस बार का जो आयोजन होगा वो सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 52वें IFFI के लिए विनियम और पोस्टर जारी किए गए थे। आप याद कर लेंगे, यह 52वां संस्करण था जो कि गोवा में होगा। अब यहाँ पे गोवा की बात हुई तो गोवा के बारे में हम जान लेते हैं कुछ। जो सन 1498 ईस्वी में पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के बाद ही बहुत सारे पुर्तगाली, मतलब पुर्तगाली कह लीजिए, भारत पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, सन 1510 में जो अल्फांसो दो अल्बुकर्क था उन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया। गोवा पर कब्जा करने के बाद आपको पता है कब ये छोड़ के जाते हैं? सन 1961 में, मतलब भारत के आज़ादी के बाद तक भी ये बने रहते हैं। सन 1961 में गोवा दोस्तों आज़ाद होता है। सबसे पहले गुलाम भी यही हुआ था पुर्तगालों से, और सबसे बाद में आज़ाद होता है। दोस्तों गोवा में 36 द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं, याद रखेंगे। तो जिलों की संख्या यहाँ पर 2 है और साक्षरता दर यहाँ का 88.7% है। दोस्तों यहाँ की मुख्य भाषा है कोंकणी तथा मराठी। यहाँ की विधानसभा है 40 और लोकसभा है 2, राज्यसभा है 1। यहाँ की दोस्तों मुख्य नदी है, याद कर लेंगे, जुआरी और मांडवी और चपरा। जुआरी, मांडवी, चपरा दोस्तों वह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर एक बंदरगाह भी स्थित है, याद रखेंगे, पोर्ट जिसे बोलते हैं, यानी कि उसका नाम क्या है? मारमा गोवा दोस्तों। यहीं पर सेंट जॉर्ज द्वीप भी स्थित है जो आपके सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सरकारी प्रतिभूति को नीलामी, सरकारी प्रतिभूतियां मतलब कि जो जितनी भी आपके कागज पत्तर हो जाते हैं उनकी नीलामी प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा किया है। जैसे बहुत सारे, मान लीजिए किसी अधिकारी का या फिर किसी ऐसे पर्सन का जो भारत छोड़ के बाहर जा चुके हैं, उनके जो घर है, उनका जो बिजनेस है उसको नीलामी कराना है, तो इस तरह की सारी चीज़ें प्रतिभूति के रूप में आती हैं। तो इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, किसके द्वारा? हमारा नेशनल बैंक, यानी कौन सा दोस्तों? आरबीआई। अब आरबीआई द्वारा ये किया गया है दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा कुछ बता देते हैं इसके बारे में, फिर चलते हैं आरबीआई के बारे में। सब कुछ बताते हैं, हमेशा बताते आते हैं। जो भी चीज़ें आपको पता है आरबीआई के बारे में फटाफट लिखते रहिए, अभी हम पूरा सब कुछ बताएंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंचमार्क प्रतिभूतियों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी पद्धति में बदलाव करने की घोषणा की है। आरबीआई के नवीनतम अपडेट में अधिसूचित किया कि जो बाजार की स्थितियों और सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की समीक्षा पर यह निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 14 साल की अवधि की बेंचमार्क प्रतिभूतियां और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, यानी कि जिसे बोलते हैं FRBS, अब से एक समान मूल्य नीलामी पद्धति का उपयोग करते हुए जारी किए जाएंगे। मतलब कि आप चाहे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 14 साल, चाहे जो भी किसी भी अवधि का बेंचमार्क प्रतिभूति होगी वह सब एक रेट पे होंगे दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो नीलामी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। समान मूल्य नीलामी में सभी सफल बोलीदाताओं, जो बोली लगाते हैं, को प्रतिभूतियों की आवंटित मात्रा के लिए समान दर पर भुगतान करना होता है। यानी नीलामी कट ऑफ
दर पर, न कि उनके द्वारा बोली गई नीलामी दर पर। यानी समझ रहे हैं? मतलब जो कट्टाव तय करेगी आरबीआई उसी दर पर इसकी नीलामी होगी, कोई भी प्रतिभूति हो दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ पे आरबीआई की बात हुआ है दोस्तों, आरबीआई के बारे में आपको पूरा फुल से मतलब पूरा फुल डिटेल बताते हैं। ध्यान सुनिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आरबीआई के बारे में, लिख कर ले लीजिए दोस्तों, आप लोग बस ध्यान से डेली क्लास किया करिए। दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। किस एक्ट के थ्रू हुआ था तो पूछा जाता है, बता देंगे 1934 एक्ट के थ्रू 5 करोड़ की शुरुआती धनराशि से हुआ था। दोस्तों 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों 1 जनवरी को हुआ था, लेकिन 1 अप्रैल को पता है 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, तो 1 अप्रैल को आरबीआई दिवस भी मनाया जाता है, याद रखेंगे। यह भारत का क्या काम करती है भैया, तो बता देंगे यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारत का सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है। यानी कि मौद्रिक जो जितने भी साख नियंत्रण होते हैं सब कुछ इसके हाथ में होता है। क्रेडिट नियंत्रण भी इसके हाथ में होता है। वाणिज्य बैंक जितने हैं सब कुछ का नियंत्रण यही करती है, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों जितनी मुद्रा सॉरी जितने आपके नोट होते हैं, नोट की छपाई हो गई, सब यही करता है, केवल और केवल 1 रुपए और मुद्रा को छोड़ के। मुद्रा यानी कि जो कॉइन्स होते हैं, जो 1 रुपए है, 1 रुपए का नोट और जो कॉइन्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंडिया की जारी करती है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात करें इसमें ऑफिशियल डायरेक्टर कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अभी हाल ही में एक डिप्टी गवर्नर का हेरा-फेरी हुआ है, तो उसके बारे में बताते हैं। चारों डिप्टी गवर्नर आप याद कर लेंगे। पहला टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एम डी पात्रा और बीपी कानूनगो की जगह भी लिए हैं महेश कुमार जैन, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों पहले गवर्नर आरबीआई के कौन थे तो बता देंगे सर ऑसबर्न स्मिथ, 1935 से 1937 तक थे दोस्तों। पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के सी डी देशमुख, 1937 से 1949 तक। दोस्तों पहले ऐसे पीएम जो कि पहले ऐसे गवर्नर जो कि पीएम भी रह चुके हैं, आपसे यह पूछा जाएगा तो बता देंगे मनमोहन सिंह दोस्तों, आपको पता है मनमोहन सिंह जी। अगर आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है सबसे पहले कहाँ था तो बताएंगे कोलकाता में, लेकिन अभी फिलहाल में 1937 से मुंबई में बना हुआ है, ये चीज़ याद रखेंगे। दोस्तों आरबीआई के लोगों में क्या है तो बता देंगे एक ताड़ का वृक्ष है और एक रॉयल बंगाल टाइगर है दोस्तों। अगर बात करें ये किस कमीशन की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था आरबीआई का तो बता देंगे हेल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर दोस्तों। वर्तमान में शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर के गवर्नर है दोस्तों, याद रखेंगे। आरबीआई के गवर्नर का जो कार्यकाल होता है मात्र 3 साल का होता है दोस्तों। आरबीआई के गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री करते हैं भारत के। आरबीआई के गवर्नर की जो सैलरी होती है दोस्तों 2.5 लाख रुपए यानी कि 2,50,000 रुपए पर मंथ होता है। बैंकिंग लोकपाल योजना की जो शुरुआत की गई थी वो आरबीआई के द्वारा ही हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटल करने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है, इसका फटाफट आप लोग आंसर बताइए। किसके साथ दोस्तों, फोन पे। फ़ोन पे आपको पता है दोस्तों, हमेशा हम लोग इसका यूज़ करते हैं पेमेंट वगैरह करने के लिए ऑनलाइन, तो फ़ोन पे वही फ़ोन पे है जो कि हम लोग को बहुत आसान कर देता है पेमेंट्स में दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने फ़ोन पे के साथ समझौता किया है, ये तो आपको याद ही रखना है। इसके बाद अगर बात करें फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ पर है तो बता देंगे बेंगलुरु, कर्नाटक के हेडक्वार्टर बेंगलुरु में दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बात करें इसके सीईओ कौन है तो कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, किसके, फ्लिपकार्ट के दोस्तों, फ्लिपकार्ट, याद रखेंगे कल्याण कृष्णमूर्ति। अगर बात करें फ़ोनपे के सीईओ कौन है तो समीर निगम दोस्तों, कौन है फ़ोनपे के, समीर निगम, समीर निगम 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अगर बात करें फ़ोनपे का मुख्यालय कहाँ पर, हेडक्वार्टर, तो वही जहाँ पर फ्लिपकार्ट का है दोस्तों, कर्नाटक के बेंगलुरु में, याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने किया कोविन कॉन्क्लेव का उद्घाटन, दोस्तों बिल्कुल भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोविन कॉन्क्लेव क्या होता है हम आपको ये बताते हैं दोस्तों, ये भारत द्वारा आगाज किया गया है। भारत द्वारा आगाज किया गया है मतलब कि जो एक संगठन बनाया गया है भारत द्वारा, मतलब एक मुहिम छेड़ा गया है भारत द्वारा कि पूरे देश में एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो कि क्या करे, जो हम लोग एक एक करके जा रहे हैं टीकाकरण करवा रहे हैं अपना, कल जो वैक्सीन लगवा रहे हैं, ऐसा ना। भारत का मानना है कि कोवैक्सीन ग्लोबल कॉन्क्लेव के थ्रू कोविन के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की योजना बनाई जाए, रणनीति बनाई जाए और उसे क्रियान्वित किया जाए सारे देशों के थ्रू। तो इसमें 142 देश शामिल हुए हैं दोस्तों। भारत की बहुत बड़ी प्रशंसा हो रही है इस बात पे कि भारत दुनिया के बारे में सोचता है। इस वजह से भारत का विदेशों में बहुत ज़्यादा नाम है दोस्तों, याद रखेंगे। और इसकी सहमति जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि MOHFW, विदेश मंत्रालय MEA और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA, इसके द्वारा इसको क्या मिल गया दोस्तों, इसको संचालन मिल चुका है। तो याद रखेंगे इसका अभी हाल ही में जो उद्घाटन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। बहुत ही बढ़िया दोस्तों यह पहल है। चलिए इसका नाम भी याद रखेंगे, कोविन कॉन्क्लेव दोस्तों, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। इसमें 142 देश इसकी सहमति में हैं, याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व जूनोज दिवस कब मनाया गया दोस्तों, दोस्तों यह भी बताएंगे जूनोज दिवस में क्या होता है, आखिर यह क्यों मनाया जाता है। दोस्तों पहले तो याद रखेंगे 6 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 6 जुलाई को मनाया जाता है मित्रों, इसे याद रखेंगे दोस्तों। वर्ल्ड जूनोज डे यानी कि हर साल 6 जुलाई को मनाया जाने वाला जूनोटिक रोगों की जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। जूनोटिक का मतलब क्या होता है सर, जूनोटिक का मतलब ऐसा डिजीज जो कि
पशुओं से या फिर जो जानवरों से डायरेक्ट किसमें आते हों, मानव में आते हों दोस्तों, उसे ज़ूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही खतरनाक होता है। उस समय क्या होता है, जैसे कि अभी हाल में आप सुने होंगे कि सबसे बड़े मतलब एक शेर था, शेर क्या चीता था, कह लीजिए, उसको हो गया था कोरोना, कोविड। तो बाद में चेक किया गया कि वो ज़ूनोटिक नहीं है, मतलब उसे कुछ दूसरी बीमारी थी। बाद में ऐसा कुछ चेक किया गया, उसको ले जाके कहीं रिज़र्व करके। तो इस तरह के जो डिजीज़ होते हैं दोस्तों, बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि जानवर पालना भी दुश्वार हो जाता है, बहुत खतरनाक कंडीशन में आ जाते हैं सारे, है ना, हम लोग मानव जाति। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो इसकी शुरुआत हुई थी इस दिन की दोस्तों, कब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ था, तो इस दिन की शुरुआत 6 जुलाई 1885 से हुआ था दोस्तों, जब लुई पास्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीकाकरण सफलतापूर्वक प्रशासित किया था उस समय से। याद रखेंगे दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे, जो कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, परजीवी हो गया, मतलब इस तरह के सारे डिजीज जो हैं वो जानवरों से सीधे मनुष्य में ट्रांसफर होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बन गई है दोस्तों? बिल्कुल भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से हम आपको बताने वाले हैं कल्पना चावला के बारे में भी। तो याद रखेंगे दोस्तों, देखिए इसमें जो तीसरी महिला बनी है दोस्तों, वह सिरिसा बांदला बनी है दोस्तों। कौन बनी है? सिरिसा बांदला। सिरिसा बांदला दोस्तों, ये भारतीय मूल की हैं, लेकिन असल में कहाँ की हैं दोस्तों? यह है अमेरिका की। कहाँ पर? कहाँ की दोस्तों? अमेरिका की है। अमेरिका की तो कल्पना चावला भी थी, है ना, लेकिन भारतीय मूल की थी। भारतीय मूल के हरियाणा की, हरियाणा के करनाल जिले से थी दोस्तों ये। तो ये भी भारतीय मूल की हैं, लेकिन अमेरिका की नागरिकता इनके पास है और भारत की भी नागरिकता है दोस्तों, याद रखेंगे। तो भारत मूल की महिला सिरसा बांदला वर्जिन गैलेक्टिक के वीएसएस यूनिटी में अंतरिक्ष के एज की यात्रा करेंगी, जो 11 जुलाई को न्यू मैक्सिको से उड़ान भरने वाली हैं दोस्तों, याद रखेंगे। यह महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वह पहला पहला जो किया गया था किसके द्वारा? कल्पना चावला के द्वारा, और दूसरा सुनीता विलियम्स के द्वारा। यह तीसरी बनेंगी दोस्तों, याद रखेंगे। पहला कल्पना चावला, दूसरा सुनीता विलियम्स, और तीसरा जो इसका राइट आंसर है सिरिसा बांदला दोस्तों। बिल्कुल भी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बांदला के बारे में थोड़ा सा हम जान लें तो बांदला जो है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में वर्जिन गैलेक्टिक में सरकारी मामलों के उपाध्यक्ष हैं, याद रखेंगे दोस्तों। ये उपाध्यक्ष वहाँ के बांदला यूनिटी 2022 मिशन के शोधकर्ताओं के अनुभव का ध्यान रखेंगे। 34 वर्ष की इनकी आयु है दोस्तों, याद रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग, यह दोस्तों कहाँ की हैं? अच्छा, बात करें जो आपके सिरसा बांदला हैं, ये भारत के किस राज्य से बिलोंग करती है? तो आंध्र प्रदेश से दोस्तों। जिस प्रकार से कल्पना चावला के बारे में अभी बता रहे हैं हम आपको, ध्यान से सुनिएगा। कल्पना दोस्तों कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए, मतलब मारे गए 7 यात्री में से एक सदस्य भी थी। याद रखेंगे किस यान में मारी गई थी दोस्तों? कोलंबिया। उसने यान का नाम क्या था? कोलंबिया। जो कि जाते वक्त नहीं, आते वक्त इनकी मृत्यु हुई थी, जिसमें 10 मतलब कि 7 दल थे, 7 दल में से एक ये भी थी दोस्तों। दोस्तों राष्ट्रीयता इनका भारतीय था, भारतीय अमेरिकी, यानी कि भारत का और अमेरिका का दोनों इनके पास राष्ट्रीयता था। मृत्यु इनकी 2003 में होता है दोस्तों, याद रखेंगे 2003 में। बहुत ही देश उस समय बहुत ही उदास हुआ था, पूरा वर्ल्ड दोस्तों, है ना। 1 फरवरी 2003 को इनका डेथ होता है, 41 वर्ष की होती हैं दोस्तों, याद रखेंगे। 1994 में इनका चयन नासा में हुआ था दोस्तों, पहली बार यही था। नासा यानी कि जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो ये भारत के किस जिले से हैं? तो बता देंगे हरियाणा के करनाल से हैं दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में महिला क्रिकेटर में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली कौन है दोस्तों? देखिए दोस्तों, महिला जितनी भी हैं वह विश्व इतिहास रचती जा रही हैं, तो याद रखेंगे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। इसका आंसर जो है दोस्तों, 7वें का जो आंसर है आपका बी हो जाएगा, यानी कि मिताली राज। मिताली राज द्वारा दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, यह कौन सी महिला बन गई हैं? पहली, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली पहली महिला। यानी किसको ये पीछे छोड़ी है दोस्तों? याद रखेंगे, बता देंगे किसको पीछे छोड़ी है इन्होंने? चार्लोट्स एडवर्ड्स को। ये कहाँ की हैं? इंग्लैंड की हैं दोस्तों। दोस्तों इनका जो अभी पूरा टोटल रन की अगर बात करें तो 10,273 रन बनाने वाली पूरे क्रिकेटर में, पूरे महिला क्रिकेटर में देखा जाए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला बन गई, जो कि भारतीय मूल की है दोस्तों, मतलब भारतीय ही हैं। और चार्लोट्स इनका दोस्तों कितना है? तो बता देंगे इनसे कितना कम है? तो बता देंगे दोस्तों, इनका जो है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और याद रख लेंगे दोस्तों, ये तो पहले नंबर पर हैं, और दूसरे नंबर पर कौन है? चार्लोट्स एडवर्ड्स हैं, और तीसरे नंबर पर आपसे पूछा जाएगा तो बता देंगे दोस्तों सूजी बेट्स। ये तीसरे नंबर पर हैं दोस्तों, जिन्होंने 7,849 रन बनाया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें चौथे नंबर पर और पाँचवें नंबर पर कौन है, तो बता देंगे दोस्तों तीसरे नंबर पर तो यह है चार्लोट्स चार्लोट्स सूजी बेट्स दोस्तों तीसरे नंबर पर हैं, चौथे नंबर पर और पाँचवें नंबर पर। चौथे नंबर पर स्टेफन टेलर हैं, और पाँचवें नंबर पर मेग लैनिंग है दोस्तों, याद रखेंगे, जो आपसे पूछा जा सकता है, या पाँचवें नंबर पर है ना। ये बातें आप याद रखेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन 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 है दोस्तों, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया वियना का कैपिटल है ना, वियना। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना, जो कि यूरोप की एक कंट्री है। ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो बता देंगे दोस्तों किसके द्वारा ये जीता गया है? तो बता देंगे मैक्स वेस्टैपन के द्वारा जीता गया है दोस्तों, मैक्स वेस्टैपन के द्वारा ये चीज़ जीता गया है, आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना
प्रमुख किस देश में करेंगे भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन? दोस्तों यह कारनामा इटली में किया जाएगा। इटली में किया जाएगा भारतीय सेना प्रमुखों द्वारा, जितने भी आपके थल सेना है और जल सेना है, और आपका कह लीजिए थल, जल और वायु, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं दोस्तों, है ना, उनके द्वारा ये किया जाएगा। दोस्तों इटली की बात हुआ है, इटली के बारे में आपको कुछ बताते हैं। इटली का कैपिटल रोम हो जाएगा। और दोस्तों इटली पूरे यूरोप में सबसे, जो पूरे विश्व में कहिए, सबसे छोटी जो सिटी है उसका नाम है वेटिकन सिटी। वो इटली में ही स्थित है, इस वजह से वो लैंड लॉक भी कहा जाता है। इटली के अंदर वो पूरा बाउंड्री अपना घेर लेती है। दोस्तों अगर बात करें दोस्तों सिसली द्वीप यही इटली का ही है, जो कि कह लीजिए दोस्तों इस पर इस पर कौन सा एक कह लीजिए ज्वालामुखी है दोस्तों इटली का, बता देंगे, उसका नाम है एटना, जो कि सिसली द्वीप पर स्थित है। दोस्तों इटली का एक और ज्वालामुखी है, उसका नाम है विसुवियस, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों अगर बात करें, इटली जो है दोस्तों अपने पश्चिम की तरफ भूमध्य सागर से सटा हुआ है, और अगर बात करें या पूर्व की तरफ किससे, तो एड्रियाटिक सागर से सटा हुआ है। और अगर बात करें दोस्तों, यह टार्स्टो की खाड़ी से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों अगर बात करें, यह मेसिना जल संधि से भी जुड़ता है, किसके साथ, जो इटली का सिसिली द्वीप है दोस्तों वह, और इसके प्रमुख भूमि से जुड़ता है। दोस्तों याद रखेंगे, इटली को भारत भी कहा जाता है, यूरोप का भारत, क्योंकि यहाँ पे भारत जैसी ही सारी संरचनाएं बनती हैं, खेती भी उतना ही होता है जितना भारत में होता है। दोस्तों इतने रहे सारे प्रश्न आपके। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे पूछा गया था। इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश होगा। अगर बात करें आज के क्वेश्चन अपडेट है तो दोस्तों बता देंगे, आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है ना, तो बता देंगे। इसके बारे में जितना जानते हैं आप लिखिए दोस्तों। इसी तरह डेली सेशन चलता है, अब 6 बजे डेली आया करिए, किसी भी एग्जाम को आप फोड़ के आएंगे दोस्तों। यह करंट हेवन का नारा है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो शेयर करें, अपने भाइयों को भी जोड़ें दोस्तों। धन्यवाद।